तो बच्चों कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर रॉल्स लॉ के बारे में, ठीक है। और बिल्कुल यस, थैंक यू निरांत, यस। तो कल बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर बच्चों सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, अगर ये दोनों के दोनों बच्चों वोलेटाइल होंगे, है ना, आज बात समझना अच्छे से, ये दोनों के दोनों आपके वोलेटाइल होंगे, ठीक है। तो आप एक बात को समझो ध्यान से, अगर ये दोनों के दोनों बच्चों वोलेटाइल होंगे और दोनों को मैंने बच्चों एक कंटेनर में मिक्स किया है और नीचे से मैंने हीट सप्लाई की है, यहाँ से मैं टेम्परेचर सप्लाई कर रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ, तो आप बच्चों ध्यान से देखना कि यहाँ से जो वेपर्स क्रिएट होंगी ना, वो सॉल्यूट भी क्रिएट करेगा और बच्चों सॉल्वेंट भी करेगा। क्यों? बोथ आर वोलेटाइल, दोनों के दोनों वोलेटाइल हैं। तो मतलब वोलेटाइल का मतलब है कि बेटा स्टेट चेंज करेंगे फटाक से, थोड़ी सी हीट मिलेंगी, स्टेट चेंज हो जाएगी। तो जो रिजल्टेंट आपका जो वेपर प्रेशर आएगा बच्चों, वो आपके दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था, सॉल्यूट पे भी डिपेंड कर रहा था और बच्चों सॉल्वेंट पे भी डिपेंड कर रहा था, कल हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। और दूसरा केस हम लोगों ने जब डिस्कस किया था, कि बच्चों सॉल्यूट आपका लिया मैंने नॉन वोलेटाइल केस, ठीक है, और सॉल्वेंट लिया मैंने बच्चों यहाँ पे वोलेटाइल वाला केस। तो उस केस में भी मैंने फॉर्मूले को ड्राइव किया था। अगर इन दोनों को मैं बीकर में फिर से लेता हूं, ठीक है, बीकर के अंदर मैंने नीचे से बच्चों हीट सप्लाई करी, टेम्परेचर दिया, तो अब बताना कि अब जो बच्चों रिजल्टेंट जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, वो क्या दोनों पे डिपेंड करेगा या किसी एक पे डिपेंड करेगा? क्या सिर्फ सॉल्यूट पे, क्या सिर्फ सॉल्वेंट पे, या दोनों पे? तो बच्चों जो आपका नॉन वोलेटाइल है, इसकी स्टेट चेंज होने वाली नहीं है। मतलब जो आपका सॉल्यूट है वो वेपर्स क्रिएट नहीं करेगा, उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी, आप कितना भी टेम्परेचर सप्लाई कर लो। तो सॉल्यूट बेटा कोई भी प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा, बिकॉज वेपर्स इससे बनेगी ही नहीं। जब वेपर्स ही नहीं बनेगी इसकी, तो आपका जो प्रेशर क्रिएट करने वाली कंडीशन है वो तो जनरेट हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ बच्चों सिर्फ सॉल्वेंट आपका वोलेटाइल है, तो इसका जो टोटल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ डिपेंड करेगा सॉल्वेंट के ऊपर। अगर बच्चों न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको लिखा मिल जाता है कि लिटिल बिट अमाउंट के अंदर मैंने कोई एक्स सॉल्यूट ऐड किया है, वो आपके नॉन वोलेटाइल नेचर का है, तो उसको आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। वो बेवजह का फालतू का डाटा दे रखा है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यूजफुल नहीं है, उस पर जाने की जरूरत भी नहीं है। वो आपको जो भी फैक्टर्स होगा वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, जो भी आपका वोलेटाइल होगा उस पर डिपेंड करेगा। मेरा मानना ये है सॉल्यूट या सॉल्वेंट दोनों में से जो वोलेटाइल होगा उसके ऊपर आपका टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिपेंड करेगा। ये बात सभी को समझ में आई? कल ग्राफ भी मैंने डिस्कस किया था। ओके, आज बात करते हैं इसी चीज को, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो ध्यान दो बच्चों, तो कल का जो आपका जो आया था फॉर्मूला, पीटी इज इक्वल टू पी ए नॉट कैपिटल एन डिवाइड बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है। पीटी बच्चों यहाँ पे आपका टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, और हम लोग बच्चों ये जो फॉर्मूला डिफाइन कर रहे हैं ये उस केस को डिफाइन कर रहे हैं जहां पे आपका सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन, और जहां पे आपका ये सॉलिड वाला पार्ट इसको मैंने बोला था नॉन वोलेटाइल, और ये आपका बच्चों है वोलेटाइल, ठीक है। ध्यान दो, ये मैंने केस आपको डिस्कस किया था जहां पे नॉन वोलेटाइल पे डिपेंड नहीं करेगा। तो जो पीए नॉट जो डिफाइन हो रहा था बच्चों, बिकॉज पीबी नॉट वहां पे जीरो हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया था, उसको मैंने कैंसिल कर, पीबी नॉट इंटू एक्स भी आया था ना मोल फ्रैक्शन, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, पीटी इज इक्वल टू आया था आपका पीए इंटू पीबी, पीए का मतलब पीए नॉट इंटू एक्स, जरा इसको आप मेमोराइज करो, रिकॉल करो, प्लस आपका पीबी की जगह पीबी नॉट इंटू एक्स भी होगा, तो पीबी नॉट तो बच्चों जीरो, बिकॉज ये सॉलिड बेटा सॉलिड कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, समझ में आ रहा है, तो वो कैंसिल आउट जीरो हो जाएगा। तो यहां से लगा था बेटा कैपिटल एन, ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म लिखा है एन डिवाइड बाई ए स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, इसका मतलब बच्चों ये एक्स ए के बारे में बात कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के बारे में बात कर रहा है, जो आपका वोलेटाइल है, जो आपका यहाँ पे सॉल्वेंट है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपका जो कैपिटल एन था वो आपका था मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और जो स्मॉल एन है वो आपका है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बहुत बार बच्चे गलती करते हैं कि कैपिटल एन जो है ना वो सॉल्यूट के टर्म को मान लेते हैं ना, तो इसलिए वहां पे गलती हो जाती है, नीचे आपका ये सॉल्यूट है, स्मॉल एन मैंने लिया यहाँ पे सॉल्यूट का, ठीक है। तो ये टर्म बेटा बिल्कुल ध्यान से समझ लो कि जो कैपिटल एन है मैंने वो सॉल्वेंट का टर्म लिया है,
आप स्मॉल एन सॉल्वेंट का ले लो, आपको फ्रीडम है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक टर्म ध्यान जरूर रखना कि ऊपर वाला टर्म क्या आएगा भाई, ये एक्स की वैल्यू है, आप इसको एक्स भी ले लेना, ए भी किसको भी ले लो यार। आप अभी मैंने ए किसको लिया है, सॉल्वेंट को, आप थोड़ी देर के लिए ए सॉल्यूट को ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फॉर्मूले में गलती नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना ये है, फॉर्मूले में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जब आप वैल्यू पुट करोगे ना तो वैल्यू सही से पुट करो, तो ऊपर वाला जो कैपिटल एन होगा वो सॉल्वेंट का ही मोल्स आएगा, नीचे वाला जो टर्म होगा स्मॉल एन वो आपका आएगा यहाँ पे सॉल्यूट के मोल्स आएंगे, ठीक है, ये आप ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे आपने वो गड़बड़ी कर दी, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं यहाँ पे, तो रिजल्टेंट जो आपका वेपर प्रेशर होगा वो कहीं ना कहीं आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है, और जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेटमेंट, इन सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, vapor pressure of solution is directly proportional to the mole fraction of solvent, mole fraction of solvent। इसका मतलब बच्चों that is amount of volatile component, ठीक है, जो volatile component होगा उस पर डिपेंड करेगा। सभी को समझ में आ गया स्टेटमेंट? यस। अब इसके बाद नेक्स्ट बच्चों पॉइंट पे चलते हैं और देखते हैं अब ऐसा हुआ कैसे होगा, थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं कि बच्चों कुछ ये एक्टिविटी, और आपको बताऊं मैं यहाँ पे कि मैंने बच्चों मान के चलो एक ये कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर मैंने यहाँ पे लिक्विड फिल किया है, ये आपका यहाँ पे सॉल्वेंट है, मान लो बच्चों कंपोनेंट ए है, ऐसा माना मैंने, और इसके बाद मैंने इसी सरफेस इसके ऊपर मैंने बच्चों क्या ऐड कर दिया है, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है बच्चों आपका बी कंपोनेंट, और ए कैसा है बच्चों वोलेटाइल इन नेचर है, और बी कैसा है नॉन वोलेटाइल इन नेचर है। हमने इसे बेटा हीट सप्लाई करी, तो आप मुझे बताओ जो वेपर्स बच्चों बनेंगे यहाँ पे, वो वेपर्स किसकी बनेंगी, क्या दोनों की बनेगी कंपोनेंट की या फिर किसी एक की बनेगी? तो बच्चों जो आपका नॉन वोलेटाइल होगा उसके वेपर्स बिल्कुल नहीं बनने वाले हैं। तो जो मैंने वेपर्स दिखाई हैं, ये जो बच्चों वेपर्स हैं ये सिर्फ किसकी बनेंगी, ये वेपर्स बच्चों सिर्फ से वोलेटाइल कंपोनेंट की होंगी, मतलब ए कंपोनेंट की होंगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब ये बच्चों यहाँ से जो रिजल्टेंट आपका जो प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर था, जो रिजल्टेंट अगर मैं प्रेशर की बात करूं सॉल्यूशन के, तो देखो पार्शियल प्रेशर तो बच्चों आपका सिर्फ एक ही डिफाइन होगा, बी के लिए डिफाइन होगा ही नहीं, बिकॉज बी ने तो कोई प्रेशर क्रिएट किया ही नहीं है। तो पार्शियल प्रेशर सिर्फ किस लिए डिफाइन होगा, ए कंपोनेंट के लिए जो वोलेटाइल होगा। क्या बी कंपोनेंट के लिए पार्शियल प्रेशर डिफाइन होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसने प्रेशर क्रिएट ही नहीं किया। ठीक है, अब दूसरी बात, अब ये मैं ये भी बोल सकता हूं ना कि इस सॉल्यूशन का, इस बीकर में जो आपका सॉल्यूशन जो पूरा दिख रहा है, इस सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा, जो पीटी होगा, जो पीएस होगा, ये इसकी किस पे डिपेंड करेगा? ये बस जो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ वोलेटाइल कंपोनेंट का। तो इसका मतलब डिपेंड किस पे करेगा? तो मैं बोल सकता हूं कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। मैं ये तो बोल सकता हूं ना, पार्शियल प्रेशर भाई जो आपका टोटल प्रेशर होगा वो एक ही वजह से ही होगा, तो जो ए होगा उसी का प्रेशर को मैं टोटल प्रेशर भी बोल सकता हूं। ये भी बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, दूसरी बात, ये बच्चों पार्शियल प्रेशर जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर डिक्रीज क्यों हुआ? टोटल प्रेशर डिक्रीज क्यों हुआ? तो डिक्रीज बच्चों इसलिए हुआ बिकॉज जो आपका एवोपोरेशन जो प्रोसेस होता है, एवोपोरेशन प्रोसेस बच्चों होता है सरफेशियल एक्टिविटी। क्या होता है? सरफेशियल एक्टिविटी। जो सरफेस पे आपकी ड्रॉपलेट्स होती हैं पानी की, लिक्विड की, वहां से आपका एवोपोरेशन होता है। तो एवोपोरेशन ऑलवेज सरफेशियल एक्टिविटी। तो बेटा सरफेस पे कौन आ जाएगा? जो आपका नॉन वोलेटाइल वाला पार्ट है। नॉन वोलेटाइल बेटा कौन सा था? बी कंपोनेंट था। तो वो बच्चों सरफेस पे आ गए हैं। देखो जब सरफेस पे आ जाएंगे तो उसका सरफेस एरिया दैट विल डिक्रीज। सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो इवापोरेशन भी बच्चों क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब कपड़े सुखाने होते हैं तो धूप में हम लोग थोड़ा फैला के डालते हैं। कभी ऐसा डालते हैं कि कपड़े लेके आई इकट्ठे करके रख दिए, भाई साहब शाम तक सूख जाएंगे? ऐसा होता है क्या? नहीं ना, हम कपड़ों को फैलाते हैं और उसमें चिमटी लगाते हैं, प्रॉपर सही ढंग से लगाते हैं ना, आपने देखा होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा इवापोरेशन उतना ही बेटर होगा, और बेटर इवापोरेशन होगा तो वहां पे आपका जो कपड़े होंगे बहुत सही ढंग से सूख जाएंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट किसी बच्चों को? यस। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे जो आपका बी कंपोनेंट है वो नॉन वोलेटाइल है, वो बच्चों सरफेस पे आके इकट्ठा हो जाएगा। और सरफेस पे आके जब वो इकट्ठा हो गया है तो भाई लेयर जो लिक्विड है, जो वोलेटाइल है, उसके ऊपर आ गया।
समझ में आया? तो फिर जब एवापोरेशन होगा तो एवापोरेशन का सरफेस एरिया चाहिए ना, तो सरफेस एरिया तो बच्चों लिक्विड जो नीचे है उसके लिए तो ऊपर से क्लोज हो गया ना, तो एवापोरेशन प्रोसेस विल डिक्रीज। अगर एवापोरेशन डिक्रीज हो जाएगा तो बच्चों यहाँ पे जो आपका रिजल्टेंट जो आपका पार्शियल प्रेशर होगा फॉर ए कंपोनेंट वोलेटाइल कंपोनेंट डेफिनेटली दैट विल डिक्रीज। क्या सभी को समझ में आया? प्रैक्टिकली फील हुआ कि नहीं हुआ? बताओ सभी लोग। एनी कंफ्यूजन किसी बच्चे को? बताओ भाई, समझ में आया सभी को? क्लियर? चलो अब इसी चीज को हम लोग देखते हैं डिफरेंट टर्म से कि बच्चों पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो गया है बट कितना डिक्रीज हुआ, तो मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो बच्चों, मैंने स्मॉल एन लिया यहाँ पे, मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और ये बच्चों है नॉन वोलेटाइल, और कैपिटल एन लिया है मैंने यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और ये है आपका वोलेटाइल, ठीक है। और इसके बाद बच्चों लिखा है मैंने पी नॉट, ठीक है, पी नॉट मैंने लिया बेटा, ये आपका प्योर कंडीशन, ठीक है। पी नॉट क्या है? दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बिकॉज सॉल्वेंट ही बच्चों आपका वोलेटाइल है, तो उसी की वजह से बच्चों प्रेशर क्रिएट होगा। तो मैंने इसको तीनों टर्म ले लिए इस तरीके से, ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों पीटी इक्वल टू क्या होगा? आपको पता है कि सर यहाँ पे पी ए नॉट इंटू एक्स होगा, यही तो होगा, पी ए नॉट इंटू एक्स अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। भाई ए पे डिपेंड करेगा, बी पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। बी तो आपका बेटा, बी तो आपका कंपोनेंट है, वो आपका नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। सॉल्वेंट को मैंने ए लिया है, ध्यान देना, और इसको मैंने सॉल्यूट को मैंने बी लिया है, ठीक। अच्छा, ए पे डिपेंड करेगा, और बाकी अगर आप लिखोगे तो पी बी नॉट इंटू एक्स उसको कैंसिल कर देंगे, उसको निकाल दो आप, तो पी टी इक्वल टू क्या है, क्या वो हो गया बच्चों यहाँ से आपका पी ए नॉट, एक्स को लिख सकता हूँ कैपिटल एन डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन के टर्म है, इस तरीके से लिख लिया मैंने। ओके, अब इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करूं तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं बच्चों? ऐसा करो, प्रेशर को एक साइड लेके आ जाओ, तो पी ए नॉट को ना मैं इधर लेके आता हूँ पीटी की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से आपका ये टर्म को मैं इधर लिख देता हूँ, 1 सेकेंड, इधर लिखता हूँ, चलो यहां से आपकी वैल्यू हो जाएगी ये पी ए नॉट डिवाइड बाई पीटी, तो इधर आपको क्या मिलेगा? आप सीधा लिख सकते हो पीटी डिवाइड बाई पी ए नॉट इक्वल टू कैपिटल डिवाइड बाई एन प्लस कैपिटल एन, आप इसको ऐसे लिख लो, ठीक रहेगा। पीटी डिवाइड बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू कैपिटल एन डिवाइड बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये बात बन गई। अच्छा, अब इसके बाद मुझे बच्चों डिफरेंस निकालना है। कौन सा डिफरेंस निकालना है? मुझे डिफरेंस निकालना है कि अगर इनिशियल, सुनना, अगर आपसे सिंपल सा बोलूं, ध्यान से आप सोचना जरा, मैंने आपको एक बीकर के अंदर बच्चों प्योर स्टेट में पानी दिया, उसमें कोई नॉन वोलेटाइल कोई कंपाउंड नहीं है, कोई कंपोनेंट नहीं है, तो मैक्सिमम प्रेशर बेटा मैक्सिमम पेपर्स क्रिएट होंगे, अरे मैक्सिमम पेपर्स निकलेगी। फिर क्या किया दूसरी बार मैंने कि उसी लिक्विड, उसी प्योर पानी के ऊपर बच्चों मैंने कुछ सरफेस एरिया उसका कवर कर दिया है मैंने, उस पर कुछ मैंने नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट डाल दिए, और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट अगर बच्चों में डाल दिए तो कहीं ना कहीं सरफेस एरिया कवर हो जाएगा, तो आपको जो वेपर्स बनना चाहिए था जितना, उससे तो कम हो जाएगा ना, तो कुछ चेंज हुआ ना भाई। इनिशियल जो था प्रेशर वो आपका क्या था, वेपर प्रेशर पी नॉट था, और भाई इनिशियल प्रेशर क्या था, पी नॉट था ना। तो अब एक क्वेश्चन है कि भाई जो इनिशियल आपका जो वेपर्स निकलेगा, जो इनिशियल वेपर प्रेशर होगा, जो प्योर सॉल्वेंट से जो वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा अधिक होगा, मतलब पी नॉट की वैल्यू हमेशा अधिक होगी, किससे बच्चों? पीटी से। ये बात आपको समझ में आई होगी कि पी नॉट की वैल्यू पीटी से अधिक क्यों है, क्योंकि बच्चों प्योर स्टेट के अंदर वही सॉल्वेंट मैक्सिमम वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, क्यों? क्योंकि उससे मैक्सिमम वेपर्स बनेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है सरफेस एरिया पे। अच्छा, और फिर बेटा उसके सरफेस के ऊपर मैंने नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट जैसे डाला तो कहीं ना कहीं प्रेशर कम क्रिएट होगा, वेपर्स कम बनेंगी तो प्रेशर भी कम क्रिएट होगा, इसका मतलब पी नॉट हमेशा अधिक होगा एज कंपेयर टू पीटी। क्या ये बात समझ में आई? तो मुझे बच्चों डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कौन सा निकालना है? वो निकालना है मुझे यहाँ से, मैं लिख सकता हूँ इसको पी नॉट, जो प्योर स्टेट में था वो आपका था पी नॉट, और पी नॉट माइनस मुझे पीटी निकालना है। क्या सभी को समझ में आ रहा है? मुझे ये वैल्यू चाहिए कि कितना प्रेशर आपका यहाँ डिक्रीज हुआ है, कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है, मुझे वो चाहिए। तो बड़ी वैल्यू माने छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू कौन सी है? पी नॉट, छोटी वैल्यू कौन सी होगी? पीटी। अब यही मुझे निकालना है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन आ चुका, इसमें मैं क्या करूं कि बच्चों पी नॉट माइनस पीटी डिफाइन हो जाए, पी नॉट माइनस पीटी डिफाइन हो जाए। बताओ सभी लोग, पी नॉट माइनस पीटी डिफाइन हो जाए तो क्या किया जाए इसके अंदर? इसको उल्टा कर लेते हैं। इसको उल्टा करने के बाद फिर यहाँ से हम कुछ चीजों को मैथमेटिकली चेंज करेंगे, आंसर बन जाएगा। ध्यान देना, वैसे भी आप लोग तो कर सकते हो इसको, ऐसा कुछ डिफिकल्ट इसमें है नहीं। देखो, तो मैं बच्चों क्या करूंगा, इसको उल्टा कर देता हूँ। यहाँ पे ये लिख दिया पी नॉट डिवाइड बाई पीटी इज इक्वल टू स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन डिवाइड बाई कैपिटल एन, कोई चेंज नहीं है।
बिल्कुल वही मैंने उल्टा लिख दिया, कोई तकलीफ नहीं है इसमें। अब मैंने क्या किया बच्चों, मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि मैं कैपिटल एन जो दिख रहा है उसको मैं इंडिविजुअल टर्म में लिखूं तो ये एन बाई एन हो जाएगा, मतलब ये वाला टर्म है इसको मैं सिर्फ मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्मॉल एन डिवाइड बाई कैपिटल एन। अब वो बच्चों प्लस में एन बाई एन, उसका मतलब वन हो जाएगा, भाई एन डिवाइड बाई एन वो आपका वन हो जाएगा। ये टर्म समझ में आ गया। अब प्लस वन बच्चों इधर है, इस प्लस वन को मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो आपको पता है सब्ट्रैक्शन होने वाला है, और सब्ट्रैक्शन होगा तो बच्चों टर्म क्या बनेगा, आप जरा ध्यान से देखो। यस, तो यहां से आपका निकल के आ गया पी नॉट डिवाइड बाई पी टी इज इक्वल टू एन बाई कैपिटल एन प्लस वन। इस वन को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ से पी नॉट, दिस इज पी नॉट डिवाइड बाई पी टी माइनस वन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई कैपिटल एन, यही बचेगा। आप यहाँ पे आप वन एलसीएम आप ले लो इसके नीचे और टोटल आपका पीटी एलसीएम आ जाएगा, पीटी आप यहाँ लिख लो। ऊपर यहाँ पे क्या बचेगा पी ए नॉट, सॉरी वो आपका पी नॉट होगा, ठीक है। यहाँ से आपको मिलेगा सिर्फ पी नॉट माइनस यहाँ पे आपका पीटी हो जाएगा, देख लो ध्यान से। तो पी नॉट माइनस पीटी डिवाइड बाई पीटी इज इक्वल टू एन बाई कैपिटल एन। मुझे बच्चों डिफरेंस निकालना था कि कितना प्रेशर आपका डिक्रीज हुआ है, तो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू बच्चों पी नॉट है माइनस पीटी, मुझे ये वाला टर्म चाहिए था। तो ये वाला टर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है पी नॉट माइनस पीटी, इसकी वैल्यू चाहिए मुझे। तो पी नॉट माइनस पीटी, पी नॉट माइनस पीटी जो बेटा निकल गएगा इसका मतलब डेल्टा पी, और डेल पी का मतलब होगा दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर में जो रिलेटिव लोअरिंग आई है, मतलब रिलेटिव का मतलब हम कंपैरिजन कर रहे हैं इनिशियल और फाइनल के साथ, लोअरिंग का मतलब वैल्यू डिक्रीज हुई है। तो वेपर प्रेशर में कितनी वैल्यू डिक्रीज हुई है उसका मतलब डेल पी है, और डेल पी का मतलब है बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। अब क्वेश्चन के अंदर ध्यान देना, डेल पी बोलेगा या क्वेश्चन में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलेगा, आपको डेल पी निकालना है, और डेल पी क्या होता है पी नॉट माइनस पीटी, आपको ये निकालना है। अगर क्वेश्चन बच्चों ये पूछते, ध्यान देना, अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ और टर्म पूछता है, जैसे यहाँ पे क्या निकल गया है, ये निकल के आया था पी नॉट माइनस पीटी डिवाइड बाई पीटी दैट इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई कैपिटल एन। बेटा फर्स्ट वाला टर्म क्या है, डेल पी का मतलब क्या है, डेल पी का मतलब क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोल सकते हैं उसको। डेल पी का मतलब क्या हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोल सकते हैं, बताओ जरा। डेल पी तो आपका चेंज है सिर्फ, डेल पी तो आपका सिर्फ चेंज होगा। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, डेल पी सिर्फ क्या होगा, वो तो चेंज होगा। अगर मैं बोलूं, देखो अगर मैं क्वेश्चन में ये बोलता हूं कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कितना चेंज हुआ है, तो वेपर प्रेशर में कितना चेंज हुआ है, क्या मैं उसको डेल पी बोल सकता हूँ, बिल्कुल सही। तो आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं बोलना है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग बिल्कुल बेटा हम रेशियो में बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो ऊपर वाला टर्म है डेल पी, डेल पी पी नॉट माइनस पीटी, पी नॉट माइनस पीटी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड लोअरिंग, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर बच्चों न्यूमेरिकल में बात करता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना, तो पी नॉट माइनस पीटी। अगर क्वेश्चन पूछता है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो ये होगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आरएलबीपी शॉर्ट में बोलते हैं, आरएलबीपी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आपका ये पी नॉट माइनस पीटी, इसको मैं डेल पी बोल सकता हूँ। तो इस टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल पी डिवाइड बाई पीटी, डेल पी डिवाइड बाई पीटी इज इक्वल टू स्मॉल एन डिवाइड बाई कैपिटल एन। कोई दिक्कत यहाँ पे, भाई पी नॉट माइनस पीटी को मैं डेल पी लिख दिया ना, तो डेल पी डिवाइड बाई पीटी दैट इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई कैपिटल एन। ये जो आपको टर्म दिख रहा है, ये टर्म बच्चों क्या आपको बता रहा है, आरएलबीपी के बारे में, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये टर्म आएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अभी भी आपको समझ में आ गया। तो अगर क्वेश्चन में बेटा आरएलबीपी पूछता है तो आपको ये फॉलो करना होगा, अगर सिर्फ बोलता है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा तो आपको ये फॉलो करना है। दोनों बातें समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे किसी बच्चे को? अच्छा, अब इसमें स्मॉल एन कैपिटल एन का मतलब क्या है, अरे वो तो बच्चों आसान है, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहा है। अगर क्वेश्चन के अंदर स्मॉल एन कैपिटल एन के बारे में बात करेगा तो आपको पता है कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के बारे में बात कर सकता है, मोल्स के बारे में बात कर सकता है, इवन आपसे मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात कर सकता है, ग्राम के बारे में बात कर सकता है, बिकॉज यहाँ मोल्स आ गए ना, तो बहुत सारी बातें यहाँ से पूछ सकता है, इसलिए आपको इस बात को बिल्कुल सही से ध्यान रखना है। सभी को समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं? एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन ले बेटा मैंने यहाँ पे, दी वेपर प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर of an
आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2 moles of a नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एनबीएस, नवोदय विद्यालय समिति नहीं, ठीक है, हम लोग एनबीएस बोलते थे। तो बेटा ये है आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड 0.8 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर बेटा उसने नॉन वोलेटाइल नहीं बोला है तो आपका वो कैसा है, वोलेटाइल वाला केस है। 0.8 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और वहां पे दे रखा है इज 60 mm ऑफ मरकरी, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ फिर से बच्चों, देखो क्वेश्चन में आप देखा है, द वेपर प्रेशर ऑफ ए गिवन टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन containing 0.2 moles of non-volatile solute and 0.8 moles of solvent or 0.8 moles of solvent is 60 mm of mercury. This is the vapor pressure. Vapor pressure की वैल्यू कितनी है, 60 mm of mercury, ठीक है। then find vapor pressure of pure solvent, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, एट सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पे आपको प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर निकालना है। क्या होगा आंसर? तो बच्चों देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने लैंग्वेज को, मैं लैंग्वेज के ऊपर फिर से पढ़ देता हूँ। वेपर प्रेशर बच्चों दे रखा है आपको, सॉल्यूशन कितना है 60 mm ऑफ मरकरी, और उस केस के अंदर उसने बोला है कि आपका जो 0.2 मोल्स है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के हैं, 0.8 मोल्स है सॉल्वेंट के हैं। टोटल वेपर प्रेशर बच्चों 60 mm ऑफ मरकरी है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल वाले पे तो वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा ही नहीं, ठीक है, जो वोलेटाइल वाला उस पर डिपेंड करेगा। तो बिल्कुल, अब इस केस में उसने पूछा है कि प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर आपको निकालना है। तो कैसे निकाला जाए? तो बच्चों आपको फॉर्मूला पता है कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो पता होना चाहिए। आपको पी नॉट निकालना है ना, आपको पी नॉट चाहिए ना। प्योर सॉल्वेंट का मतलब क्या, पी नॉट, हम लोगों ने पढ़ा अभी, पी नॉट माइनस पीटी डिवाइड बाई पीटी, हम लिख सकते हैं इस तरीके से, इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई कैपिटल एन। भाई दोनों के मोल्स दे रखे हैं, पीटी दे रखा है, तो फिर दिक्कत ही किस बात की है भाई, पीटी की वैल्यू कितनी है 60, पीटी 60, स्मॉल एन बच्चों कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई, सॉल्यूट क्या है ऊपर वाला है 0.2 मोल्स, ये सॉल्यूट के हैं, 0.2 वैल्यू ऊपर आ जाएगी 0.2, कैपिटल एन बच्चों कितना है सॉल्वेंट का है 0.8 नीचे आ जाएगा। सिंपल सॉल्व करो, पी नोट की वैल्यू आ जाएगी। जल्दी बताओ कितना आंसर आया, बताओ भाई। समझ में आया? क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी है तो क्या, हमें चीजें समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें निकालना क्या है, कौन सी चीज हमारे लिए बेटा इंपॉर्टेंट है, कौन चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। तो बेटा यहाँ से आपका देख लो, पी नॉट माइनस 60 डिवाइड बाई 60, ठीक है, यहाँ से इज इक्वल टू ये 0.2 डिवाइड बाई 0.8, ठीक है। जरा इसको सॉल्व कर तो ये 0 बाहर निकल जाएगा, 4 आ जाएगा नीचे 1/4, ठीक है। इधर से करेंगे तो ये आपका 4 का मल्टीप्लाई ऊपर, तो 60 डिवाइड बाई 4 मतलब 15 हो जाएगा, ठीक है। तो पी नॉट माइनस 60 इज इक्वल टू कितना हो गया, 15 हो जाएगा। बस इसमें से माइनस कर दो इसको, तो पी नॉट की वैल्यू बच्चों कितनी होगी 15 प्लस हो जाएगा 60, राइट, 15 प्लस 60 माइनस है ना उधर 60, तो आपका 75 हो जाएगा, 75 mm ऑफ मरकरी, ठीक है। दिस इज द आंसर, तो 75 इज द राइट आंसर। बेटा सभी को समझ में आया? बिल्कुल आसान था, क्लियर सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिल्कुल सही पीयूष, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से करना। क्वेश्चन में बच्चों आपको बात करी गई है वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वो दे रखा है बच्चों 121.8 mm ऑफ मरकरी, ठीक है, व्हेन 15 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बच्चों ऐड कर दिया गया है इसके अंदर, इनटू 50 ग्राम ऑफ बेंजीन बच्चों यहाँ पे आपका सॉल्वेंट है, ऑफ बेंजीन। फिर बच्चों बोला है कि इट्स वेपर प्रेशर इज डिक्रीज्ड टू, यहाँ पे वैल्यू बच्चों दिए उसने 120.2 mm ऑफ मरकरी, ठीक है। इतना वेपर प्रेशर बच्चों डिक्रीज होने के बाद ये वैल्यू आ रही है। देन उसने बोला है फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। ये क्वेश्चन में फटाफट से रिपीट करता हूं, ध्यान से देखो बेटा। क्वेश्चन में क्या बोला गया, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 30 डिग्री सेल्सियस इज 121.8 mm ऑफ मरकरी व्हेन
15 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, किसका बेटा, बेंजीन के साथ। बेंजीन बच्चों कितना है, 250 ग्राम ऑफ बेंजीन, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को बच्चों ऐड किया गया है बेंजीन के साथ। बेंजीन यहाँ पे सॉल्वेंट है, बिकॉज वही वेपर प्रेशर क्रिएट कर रही है, तो बेंजीन इज ए सॉल्वेंट। और भाई वो वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बच्चों, तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ। तो भाई इनिशियल क्या था, 121.8 था, जब मैंने सॉल्यूट को ऐड कर दिया बच्चों, तो उसके बाद उसका 120.2, तो कहीं ना कहीं वैल्यू बच्चों डिक्रीज हुई, 121.8 से 120.2 वैल्यू विल डिक्रीज। तो यहाँ पे पूछा उसने मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है सॉल्यूट का। जो क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन है नहीं, आपको सारी बातें पता चल रही हैं। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका। यस बच्चों, सॉल्व करो। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन के टर्म को समझना जरूरी है। तो बच्चों फॉर्मूला तो आपको सभी को पता है, वही पी नॉट माइनस पीटी डिवाइड बाई पीटी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू स्मॉल एन डिवाइड बाई कैपिटल है। बस सारी वैल्यूज दे रखी है, लगाओ जल्दी से। तो यहाँ पे आपको पी नॉट क्या है, इनिशियल बेटा क्या है, इनिशियल प्रेशर प्योर कंडीशन में बेंजीन का ये वैल्यू है, बहुत अधिक है, 121.2 लिख लो आप इस। तो मैं इसको लिखता हूँ 121.8 माइनस 120.2। ठीक है, ये वैल्यू हो गई, पीटी भी हो गया, पी नॉट भी हो गया। पीटी की वैल्यू नीचे भी आएगी 120.2, दैट इज इक्वल टू एन। एन बच्चों ध्यान दो, एन आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ग्राम दे रखा है ना, और उसने नीचे क्या पूछा, मॉलिक्यूलर वेट पूछा है सॉल्यूट का। आंसर आ गया बहुत सारे बच्चों का, 356 आया, 356। मैं देखता हूँ अभी। तो आपके यहाँ पे आप क्या करोगे बेटा, क्वेश्चन में ग्राम गिवन है, तो जब ग्राम गिवन तो मोल्स लिखना पड़ेगा ना। तो ऊपर बेटा स्मॉल एन होता है, मतलब मोल्स, जो नंबर ऑफ स्मॉल एन का मतलब, स्मॉल एन का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल एन का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट के बच्चों पहले वैल्यू कौन सी है, 15 ग्राम दे रखा है, तो 15 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, 15 बाई एक्स से सीधा एक्स की वैल्यू निकालनी है। नीचे नीचे बच्चों क्या आएगा, सॉल्वेंट के बारे में। सॉल्वेंट के बेटा ऑलरेडी बेंजीन दे रखा है, बेंजीन का 78 में पढ़ा चुका हूँ पहले ही। तो यहाँ पे कितना दे रखा है, देखो 250 ग्राम, तो 250 डिवाइड बाई बेंजीन का बच्चों कितना होता है, मॉलिक्यूलर 78, एक्स निकालना है। निकालो भाई जल्दी से आंसर, सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी इसमें और कुछ है ही नहीं है। कितना आंसर आएगा, यस मैं आपके आंसर चेक करता हूँ एक बार, चलो देखते हैं आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया है। तो यहाँ से बच्चों ये आपका था 121.8 और माइनस में था आपका 120.2, यही था। डिवाइड बाई आपका नीचे होगा 120.2, ठीक है, इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई एक्स डिवाइड बाई 250 डिवाइड बाई 78, बस ये टर्म है। इसको माइनस करो बेटा तो कितना आएगा, ये 6 हो जाएगा, तो ये 1.6 ऊपर से मिलेगा, डिवाइड बाई नीचे होगा 120.2, दैट इज इक्वल टू, इधर बेटा लिख लो इसको 15 डिवाइड बाई एक्स, ये डिवाइड है ना तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा होने का मतलब 78 डिवाइड बाई 250। क्लियर है बेटा, सभी को समझ में आ रहा है। 50 से इसको कैंसिल कर दो बेटा, 50 से 250 कैंसिल कर सकते हो, कितने टाइम्स आएगा, 5 से 5 से कर दो, 5 5 5 3 हो जाएगा ऊपर, 5 से करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, थोड़ा इजी हो गया। फिर यहाँ से क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 78 में कर सकते हैं, तो 8 24 4 21 22 23 कितना हो जाएगा, 30 23 हो जाएगा ना, यस 23 डिवाइड बाई नीचे बच्चों कितना मिलेगा, चेक करो 50 हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ वैल्यू बची है क्या, ये मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिवाइड बाई 50, और बाकी आपको क्या दिख रहा है, वो मॉलिक्यूलर वेट उसकी वैल्यू, तो वो आपकी रहेगी यहाँ पे एक्स। चेक कर लो बेटा, ये वैल्यू आई, ठीक है। अच्छा इधर कितना है आपका 1.6 डिवाइड बाई 120.2, ये है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूलर वेट को ऊपर लेके चले जाओ, इसको नीचे लेके आ जाओ, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, बस सिर्फ शिफ्ट करना है। तो ये वाली वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, मैंने यहाँ पे ले लिया एक्स, मॉलिक्यूलर वेट बाहर निकाल दिया, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 234 डिवाइड बाई नीचे 50, ऊपर आपका पहुंचेगा 120.2, बेटा बाहर निकाल दो, 2 बार बार दिक्कत कर रहा है, 2 को बाहर निकाल दो, ठीक है। और बाकी नीचे आपका कितना आ जाएगा 1.6, 1.6 या 2 रख भी लो, चलो कोई बात नहीं। ये तो बोलोगे सर यहाँ पे स्टार्टिंग में था, यहाँ पे क्यों निकाल दिया। अब सिर्फ इसको कैलकुलेशन करना है, बस सिंपल सी कैलकुलेशन है, करो बच्चों सॉल्व। यस कितना आंसर आया, अप्रोक्स आंसर
हाँ, बस इसको सॉल्व करना है। 351 समथिंग, बिल्कुल सही है। 351.0, 351.0, ये आंसर कितने बच्चों का आया? 351.0, ये प्रतीक का भी आया, बिल्कुल सही। 351.0 इज द राइट आंसर, ठीक है, यस। और ये भी मैं आपको बोलूं कि बहुत सारे बच्चों का 352 अगर आया है, किसी किसी बच्चे का 353 भी, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन। तो आपको जो ऑप्शन बेटा दे जाएंगे उस ऑप्शन में डिफरेंस होगा, बहुत क्लोज आंसर नहीं दिया जाएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस करके आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं बहुत क्लोज करके दे देगा और गलती हो जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। बिकॉज यहाँ पे डेसिमल वाला है, कैलकुलेटिव है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा डिफरेंट करके देता है आपको ऑप्शंस में डिफरेंस। चलो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भाई सभी को समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बता दो सभी लोग। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, ए ग्लूकोज इन वाटर is 750 mm at 373 Kelvin, 373 Kelvin, बेटा समझ में आया तक? यस, देन फाइंड आउट। फर्स्ट बच्चों निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज पहले निकालना है फर्स्ट पॉइंट के अंदर। सेकंड आपको निकालना है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलैलिटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या होगा। चलो ये सॉल्व करना, दो ही वैल्यूज है। क्वेश्चन रिपीट करता हूं बेटा। क्वेश्चन में है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, ए ग्लूकोज इन वाटर इज 750 mm, ठीक है, एंड टेम्परेचर बेटा आपका यहाँ पे 373 केल्विन। देन फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। सेकेंड है आपको मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो। करो सॉल्व करो, बताओ आंसर। बेटा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप इस चीज को ध्यान से समझना। एक चीज यहाँ पे हिडन है, क्या हिडन है बच्चों? जब इसने देखो वेपर प्रेशर उसने सॉल्यूशन का बोला है, जो ग्लूकोज को पानी में डाला, पानी में ग्लूकोज डालते हैं अपन, बिल्कुल, तो सॉल्यूशन बन गया। उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है बेटा वो उसने बोला 750 mm बोल दिया है। तो भाई साहब आप मुझे ये बताओ ग्लूकोज और वाटर में से सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूट कौन सा है? तो बच्चों ग्लूकोज ये आपका सॉल्यूट होगा, ग्लूकोज यहाँ पे सॉल्यूट है, और वाटर बच्चों क्या है, ये आपका सॉल्वेंट है। तो मुझे तो बच्चों सॉल्यूशन का मुझे पता था, मुझे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पता है 750 mm ऑफ मरकरी, लेकिन मुझे वाटर का बेटा अगर तो मरकरी नहीं लगा तो मरकरी होता है वहां पे, मुझे बेटा सॉल्वेंट का पता होना चाहिए, फिर सॉल्यूट का भी पता होना चाहिए। तो भाई सॉल्वेंट का बेटा वेपर प्रेशर, भाई सॉल्वेंट जब प्योर स्टेट में था पानी, तो प्योर स्टेट पानी का वेपर प्रेशर कितना होता है, तो वो आपको पता है बेटा 760 mm ऑफ मरकरी। जब प्योर स्टेट में बच्चों पानी होता है ना, तो उसका ये वेपर प्रेशर होता है, ध्यान रखना प्लीज, इसको आप स्टार कर लो, 760 mm ऑफ मरकरी। ये प्योर पानी का है, प्योर जब कंडीशन में पानी होगा, सॉल्वेंट होगा, तो 760 mm ऑफ मरकरी। जब मैंने ग्लूकोज को ऐड किया तो बच्चों प्रेशर मिल गया आपको 750, तो कहीं ना कहीं वैल्यू डिक्रीज हुई, वैल्यू डिक्रीज हुई तो मतलब ग्लूकोज इज ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ग्लूकोज इज ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये बात समझ में आ गई? स्टैंडर्ड केस में 760 होता है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। वैल्यू मैंने बेटा ग्लूकोज को ऐड किया पानी में, वैल्यू विल डिक्रीज, वैल्यू जैसे डिक्रीज 750 पे आ गई, है ना। और आपको अब निकालना मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। अब पूरी बात समझ में आ गई, तो क्या किया जाए बताओ बेटा। टोटल प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? पीटी। पीटी किस पे डिपेंड करेगा? पीटी डिपेंड बेटा करेगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए। भाई सॉल्यूट बेटा, सॉल्यूट वाला केस तो जीरो हो जाएगा ना, वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, उसको साइड कर दो। तो मुझे बताओ पीटी की वैल्यू कितनी है बच्चों? पीटी कितना? 750, यही पीटी, पीटी की वैल्यू टोटल प्रेशर 750 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू पी नॉट कितना 760 इनटू मोल फ्रैक्शन एक्स से आपको निकालना है। बताओ भाई, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहां से एक्स से निकल के आ जाएगा आपका 750 डिवाइड बाई 760। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई? मोल फ्रैक्शन क्लियर हुआ बेटा? नाउ क्वेश्चन इज दिस, क्या ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का होगा एक्स से? क्या मोल फ्रैक्शन एक आपके यहाँ पे ग्लूकोज का होगा? भाई ये जो एक्स हम फॉलो कर रहे हैं तो आपका सॉल्वेंट का है, ये जो मोल फ्रैक्शन एक्स की वैल्यू आई है तो आपके सॉल्वेंट की है, मुझे तो बेटा सॉल्यूट की चाहिए, बिल्कुल सही। तो 1 माइनस कर देते हैं, 1 माइनस एक्स कर दो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो 1 में से माइनस कर दो आप, 1 माइनस 7 जो दे रखा है, 1 माइनस 0 हटा दो आप, 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 75 डिवाइड बाई 76 कर दो, सीधा माइनस कर दोगे तो बेटा वैल्यू 1 डिवाइड बाई 76 आ जाएगी। तो 1 डिवाइड बाई 76 इज द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट इज मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा?
बहुत सही, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको बहुत अच्छे से। सेकंड बच्चों टर्म था आपका मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसे निकाली जाए? तो मोलैलिटी का फॉर्मूला सभी को पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट सॉल्वेंट इन केजी होना चाहिए। तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अभी जस्ट हमने बात की, तो 1 डिवाइड बाई 76 लिख लो, डिवाइड बाई, नीचे बच्चों क्या आएगा, नीचे आपका ना चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कैसे लिखा जाए बताओ मुझे, यस बच्चों, वेट कैसे लिखेंगे? मोल्स पता है आपको? हाँ, वाटर मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आपका सॉल्वेंट का आता है, सॉल्वेंट का पानी, पानी बटा कितना होता है मॉलिक्यूलर पे, मॉलिक्यूलर मास 18 होता है। आपके पास मोल्स पता है, तो आपको पता है यहाँ से हम नीचे जो लिखते हैं वो आपका वेट लिखते हैं ना, तो आपका क्या होगा, मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट गिवन ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, होता है कि नहीं होता है भाई? मोल्स आपको पता है ना, ये भी आपको पता है, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना बेटा, तो वेट निकल के आ जाएगा ना। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी बिल्कुल सही ढंग से? अरे बताओ सभी लोग, क्लियर? यस, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आप 75 डिवाइड बाई 76 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 18 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, बस केजी में करना पड़ता है, 1000 का मल्टीप्लाई इसलिए मैंने इसलिए नीचे किया है। बस इसको आप सॉल्व कर लो, ये बच्चों वैल्यू बताएगा मोलैलिटी के बारे में। ये बात क्लियर हुई सभी को? एनी डाउट बताओ बच्चों, कोई दिक्कत है यहां तक किसी बच्चों को? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर is 112.5 mm of mercury at 300 Kelvin temperature. Then find out the vapor pressure of one molal solution of a non-volatile solute in it and question mark। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है मैंने, बेटा प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से समझना और सॉल्व करो इसको। चलो, क्वेश्चन आपका है वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर वाटर इज 112.5 mm ऑफ मर्करी एट 300 केल्विन, देन फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ वन मोलल सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। सॉल्व करो इसको, बताओ बच्चों क्या होगा इसका आंसर। यस, तो बच्चों यहाँ पे जो भी टर्म दे रखा है उसको आपको सब समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अच्छा, पहले तो आप मुझे ये बताओ वन मोलल जो दे रखा है उसका मतलब क्या है? वन मोलल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? वन मोलल का मतलब क्या है? मोलल का मतलब बच्चों मोलैलिटी से है, मोलल का मतलब मोलैलिटी से है, मोलैलिटी से नहीं है। हाँ, 1 मोल पर केजी। हाँ, आपने सही बोला है, 1 मोल पर केजी। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि दिस इज दी 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, मोलैलिटी है ना, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। 1 मोल का मतलब बता रहा हूँ, 1 मोल सॉल्यूशन का मतलब ध्यान से वो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। इसके पूरे का मतलब 1 मोलल है। अब समझ में आ गया? क्लियर बेटा? इसको मैं अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालूं तो कैसे, 1000 डिवाइड बाई 18, अरे ऐसे लिख सकता हूँ 1000 डिवाइड 18, तो कितना आ जाता है भाई वाटर मॉलिक्यूल्स का 1 मोलल के अंदर मोल्स 55.55। इसको हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर बहुत ज्यादा यूज करते हैं 55.55 को। ठीक है, तो स्मॉल एन की बच्चों वैल्यू में ऐसे भाई क्या होगा आप मुझे बताओ सीधा सा। मैंने क्या बोला कि भाई 1 मोलल आपका सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या, 1 मोलल का मतलब मोलैलिटी से रिलेटेड है, तो 1 मोलर का मतलब 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर। तो बच्चों आपको पता चलेगा भाई सॉल्वेंट का मास कितना है, 1 केजी। तो सॉल्वेंट बेटा है कि यहाँ पे पानी, जब कुछ भी नहीं लिखा है तो पानी ही होता है, तो बहुत बार 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन लिखता है, ये सिर्फ 1 मोलर। अब ऊपर वाटर लिख भी दिया ना उसने, तो भी आपको पता चल रहा होगा, नहीं भी लिखे तो एक्वा सॉल्यूशन। तो आपको सॉल्वेंट के मोल्स पता चल जाएंगे भाई, सॉल्वेंट का मास कितना है 1 केजी है 1000 ग्राम, डिवाइड बाई उसका मोलर मास, वाटर का मास, आपका मोलर मास 18 होता है, तो 55.55 आपको वैल्यू समझ में आ गई। अरे बताओ भाई 1 केजी में 1 केजी पानी है, उसके मोल्स कितने होंगे, तो 55.55, ये आपको पता चल गया एक बात यहां से। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या आपको निकालना है, क्वेश्चन में आपको निकालना है फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन।
ठीक है, ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो आंसर भी कुछ बच्चों का आ गया है। एन निकाल दिया मैंने, अब बाकी तो बच्चों को कोई दिक्कत ही नहीं है, बाकी तो आप सॉल्व कर लो यहाँ पे सीधा। आपको पीटी निकालना है, तो पीटी बच्चों किस पे डिपेंड करेगा, नॉन वोलेटाइल वाले फेज पे थोड़ी डिपेंड करेगा, सिर्फ वोलेटाइल पे डिपेंड करेगा। बस उसी का आप प्योर स्टेट का पेपर प्रेशर ले लो और उसी के बच्चों आप मोल फ्रैक्शन ले लो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो पीटी इज इक्वल टू आ जाएगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पीवी नॉट इंटू एक्स लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो आप काटा दो बेटा, नॉन वोलेटाइल वाला केस है, वो जीरो हो जाएगा। पी नॉट कितना, क्वेश्चन में दे रखा था ना 112.5, चेक करो, एमएमओ मर्क्यूरी दे रखा था, इनटू एक्स से निकालना पड़ेगा। तो एक्स बटा ए, यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट बच्चों क्या है, पानी है। पानी के मोल्स कितने हैं, 55.55, बहुत सही। तो 55.55 डिवाइड बाई नीचे वो टोटल मोल्स में सॉल्यूट के मोल्स कितने, 1 है ना, 1 मोलल तो मतलब 1 प्लस 55.55। बस इसको सॉल्व करो, पीटी की वैल्यू आ जाएगी। और ये समझ में आया क्या, पीटी कैसे निकालना है, क्लियर हुआ क्या? बस सिंपल से आप सॉल्व कर सकते हो ना, कैलकुलेशन है सिर्फ। बड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सभी को? बताओ भाई, रोस्टर पे क्वेश्चन करने जरूरी है ना, इसलिए मैं करा रहा हूँ, इस पे डिफरेंट वैरायटीज क्वेश्चन है। बहुत सही, 110। ठीक है, ऊपर 55.55 नीचे 56.55 समथिंग ये आएगा, उसको आप नीचे डिवाइड कर सकते हो 112 पॉइंट, इसी से आप मल्टीप्लाई कर लो, आंसर बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से करना सॉल्व। कैलकुलेट दी वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कैलकुलेट दी वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट should be dissolved in 78 gram of benzene C6H6 to reduce its vapor pressure to 80%। वेपर प्रेशर परसेंटेज में दे रखा, जो रिडक्शन हुआ है वो 80% आपका रिड्यूस हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है बच्चों 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, इस तरीके से उसने दे रखा है, ध्यान दो आप। बिल्कुल, मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। क्वेश्चन बच्चों ये है कि आपको निकालना है, कैलकुलेट द वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट should be dissolved in 78 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन यहाँ पे सॉल्वेंट है, to reduce its vapor pressure 80%, 80% वेपर प्रेशर को कम करना है आपको। और मैंने बच्चों यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो बेंजीन है, वो 78 ग्राम है, उसमें मुझे कितना ग्राम कितना वेट का मुझे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करना है। और क्वेश्चन में उसने बोला भी है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट जो नॉन वोलेटाइल है उसका ग्राम भी दे रखा है। तो बच्चों याद करो, रॉल्स लॉ वगैरह का क्वेश्चन लास्ट में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि वोलेटाइल प्लस नॉन वोलेटाइल वाला केस, पार्शियल रिलेटिव लोअर इन वेपर प्रेशर, फटाफट फॉलो करो, आंसर बनाओ, करो बेटा जल्दी सॉल्व। उसने 80% बोल दिया है ना भाई, पार्शियल प्रेशर तो कहीं दिया ही नहीं उसने, भाई प्रेशर कहीं दे रखा है आपको, मुझे बताओ, कहीं नहीं दे रखा, ग्राम दे दिया बेटा इसका। तो भाई जब परसेंटेज बोलेगा ना तो उसका मतलब क्या, भाई प्योर स्टेट के अंदर उसकी वैल्यू कितनी, 100, तो भाई पीटी कितना, 80। अब बात समझ में आई क्या? ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं परसेंटेज के ऊपर, तो बच्चे बोलते हैं सर इसमें तो प्रेशर ही नहीं दिया था, ये क्वेश्चन ही गलत दे दिया। नहीं भाई, परसेंटेज दिया ना, अपन लोगों ने क्वेश्चंस किए थे बच्चों कहाँ पे, आपको पता होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट वाले सेक्शन में, अगर आपको याद होगा परसेंटेज वाले कुछ क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा किए थे, जहाँ पे मैंने 100 वैल्यू ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे पी नोट बटा कितना, प्योर स्टेट का 100 हो जाएगा, तो पीटी कितना लेना पड़ेगा, 80 डिग्री जो वैल्यू लेनी पड़ेगी ना 80। बस अब लगाओ जल्दी से, सॉल्व करो, पी नोट पता है, पीटी पता है, जल्दी से। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 80 डिवाइड बाई, नीचे भी 80 हो जाएगा, वोल्ट फ्रैक्शन पर जाओ तो ये W निकालना है, डिवाइड बाई 60। ठीक है, सॉल्यूट का ऊपर होता है, नीचे सॉल्वेंट का 78 डिवाइड बाई बेंजीन का 78। बिल्कुल आसान है बेटा, कैलकुलेशन करो, ये 1 हो जाएगा, इधर 20 डिवाइड बाई 80 हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा, इधर W बाई 60 हो जाएगा। तो आप W की वैल्यू निकालो जल्दी से, W इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिवाइड बाई 4।
60/4, इसको सॉल्व कर लो, 15 चौका 60, तो 15 इज द आंसर। अरे 15 हो गया ना आंसर, 15 ग्राम इज द राइट आंसर। सभी को समझ में आया? 15, यस इट इज करेक्ट। कितना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी था उसमें, लेकिन आधे बच्चों को ये नहीं पता कि ये 80% का मतलब यही यही चक्कर आने लगते हैं, तो अब पता चल गया होगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चंस करेंगे बेटा तभी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी होगी अपनी, ठीक है। थ्योरी तो बच्चों आपको पता है कि जितने बच्चे बैठने वाले हैं उसमें से लगभग 30% 40% बच्चों को थ्योरी बहुत अच्छे से आती है एग्जाम के अंदर, ठीक है। हमें न्यूमेरिकल भी आने चाहिए अच्छे से, कि जो पढ़ा है उसको अप्लाई करना आता है कि नहीं आता है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड बी आर इन रेशियो ऑफ PA0 रेशियो PB0 इक्वल टू बच्चों है 1:2, ठीक है। यस एट फिक्स टेम्परेचर, ठीक है। द मोल रेशियो ऑफ A एंड B, ए एंड बी दो कंपोनेंट हैं, उनकी मोल रेशियो दे रखा है इन लिक्विड सॉल्यूशन इज ऑल्सो 1:2, ये भी 1:2 है। बेटा देखो PA0 PB का रेशियो क्या है, वेपर प्रेशर का 1:2, जो मोल फ्रैक्शन है उसका भी रेशियो बेटा 1:2 उसने दे रखा है ए और बी का, ठीक है। फिर उसने पूछा है कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, ठीक है, कि वेपर फेज के अंदर जो मोल फ्रैक्शन है, वेपर फेज के अंदर जो मोल फ्रैक्शन है ए को लेके, उसको आपको बताना है। तो क्वेश्चन पूरा हो गया। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कैपिटल ए इन वेपर फेज, वेपर फेज के अंदर कैपिटल ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब समझ में आया क्वेश्चन? आसान है बिल्कुल, क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, ठीक है। इसको आप ट्राई करना, ठीक है, ये रहेगा आपके लिए होमवर्क, ठीक है। बाकी बच्चों जो मिलेंगे तब हम लोग बात करेंगे बच्चों आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। रियल सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल क्या है, आइडियल सॉल्यूशन क्या है, उसके बाद बच्चों एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स क्या क्या होते हैं, उन पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। देन बच्चों आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते ही सॉल्यूशन चैप्टर खत्म। चलो बच्चों थैंक यू।